हेलो बडीज, वेलकम बैक। आज हम जो है अपना जावा का लेक्चर 4 जो है यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि इसके अंदर हम कुछ बेसिक टर्म जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो होती है वो ही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जावा स्पेसिफिक बेसिक टर्म्स की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको पता है यहाँ पे कीवर्ड्स क्या होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर आपने इससे पहले कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है, चाहे वो पाइथन पढ़ी हो, सी पढ़ी हो, सी प्लस पढ़ी हो, जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो, या कोई भी लैंग्वेज आपने पढ़ी हो, तो वहां पे आपने जो है कीवर्ड्स वाला टॉपिक जो है वो जरूर पढ़ा होगा। कीवर्ड्स हमारे बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिनका जो मतलब होता है वो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर को पहले से पता होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोडिंग करते हो, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, तो आपको इन वर्ड्स के बारे में डेफिनेशन या फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती कंपाइलर को कि ये वर्ड क्या है। फॉर एग्जांपल जब भी आप फॉर लूप का यूज करते हो, इफ एल्स का यूज करते हो, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि इफ का मतलब क्या है, फॉर का मतलब कि अगर हमने इफ का यूज करा है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि इफ को जैसे उसने इफ को एनकाउंटर करा तो उसको इफ के बाद क्या चीज करनी है। सिमिलरली फॉर लूप जब आप यूज करते हो तो वो जो कंपाइलर होता है जैसे ही वो फॉर को पढ़ता है उसको ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है कि अब उसको लूपिंग का कंसेप्ट यूज करना है। जैसे डू हो गया हमारा, डू वाइल लूप वगैरह हो गया, ये सारी हमारे कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता चल जाते हैं जब भी हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। तभी जब आप अगर कोई आईडीई वगैरह यूज करके कोडिंग करते हो, अगर मैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन किसी की भी बात करूं, तो उनमें ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये हमारे कोई अलग कलर से हाईलाइट होकर शो होते हैं, जो कि इन वर्ड्स को हमारे नॉर्मल वर्ड्स जो हम कोडिंग कर रहे होते हैं उनसे अलग बनाते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड्स का मतलब तो हमको यहाँ पे समझ आ गया है। ठीक है, अब इसके अंदर से कीवर्ड्स के अंदर ही हमारे डेटा टाइप्स भी जो है यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब ये डेटा टाइप्स क्या होता है मैं अभी अपने आगे स्लाइड के अंदर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जावा के यहाँ पे अराउंड 50 प्लस जो हमारे पास कीवर्ड जावा के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, देखते हो एब्स्ट्रैक्ट, एडल्ट, इसके अंदर कुछ कुछ अगर आपने सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज पढ़ी है तो कुछ कुछ कीवर्ड से आप यहाँ पे फेमिलियर हो गए, जैसे कि डबल क्या होता है, यहाँ पे इफ क्या होता है, और पब्लिक क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, यहाँ पे ट्राई क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वाइल क्या होता है, यहाँ पे फ्लोट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है, क्लास, कैर, कैच, ये सारी चीजें आपने सी प्लस में पढ़ी है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो जावा के अंदर अलग से हैं, जैसे कि ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, फाइनली कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड, एक्सटेंड कीवर्ड, ये कुछ हमारे जावा स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, सुपर कीवर्ड भी होता है यहाँ पे। देखो ये सारे हमारे जावा के अंदर एक्स्ट्रा कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा टाइप की बात कर लेते हैं। डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम बात करें कि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है कि हमको कोई सर्टेन डेटा को लेना है, उसको प्रोसेस करना है और कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है। तो वो जो डेटा जो हमको लेना है उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप होनी चाहिए जो कि हर एक टाइप के डेटा को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये इस टाइप का डेटा है, ये इस टाइप का डेटा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो आपका फोन नंबर और आपका नेम और आपका जो फोन में बैलेंस है, अब ये सारे के सारे डेटा ही हैं, लेकिन इनको अलग कैटेगराइज कर पाने के लिए हमको एक मेथड चाहिए होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको डेटा टाइप्स के फॉर्म में प्रोवाइड करती है। वो क्या करेगी कि आपका नेम जो है वो बोलेगी कि आपका नेम जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ठीक है, आपका फोन नंबर को वो बोलेगा, मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेगी कि ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है। आपके फोन के अंदर जो बैलेंस है वो भी एक डेटा है, लेकिन वो किस टाइप का डेटा है, वो फ्लोट टाइप का डेटा है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास डेटा है इनको स्टोर करने के लिए हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें। और अगर हम बात करें तो जावा के अंदर भी हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है और एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है, दो टाइप्स के हमारे पास डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। एक होता है हमारा प्रिमिटिव, एक होता है यूजर डिफाइंड, जिसको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे बेसिकली वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हमको कीवर्ड्स के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पे बताया, यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो कि हमको डेटा टाइप एज अ डेटा टाइप भी मिलते हैं। जैसे कि इंट हो गया, इंट एक कीवर्ड भी है लेकिन ये एक डेटा टाइप भी होता है हमारा। लॉन्ग हो गया जैसे यहाँ पे, ठीक है, डबल हो गया हमारा यहाँ पे। और कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, फ्लोट भी देखा था मैंने शायद, यहाँ पे फ्लोट। और जावा के अंदर बाइट भी एक डेटा टाइप होता है, बूलियन एक डेटा टाइप होता है। बूलियन हमारे यहाँ पे सी प्लस के अंदर भी होता है, लेकिन वहां पे हम बूल लिखते थे उसको। ठीक है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे जनरली वो डेटा टाइप होते हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमको कीवर्ड्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं।
ठीक है। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हमारे वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम खुद डिफाइन करते हैं। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को बनाने के लिए हम क्या यूज करते थे, एन्यूमरेटर्स यूज करते थे, हम स्ट्रक्चर्स यूज करते थे, ठीक है, यूनियन यूज करते थे। सेम हम सी प्लस प्लस में भी यूज करते थे, लेकिन उसके अलावा हमारे पास ऊप्स का कंसेप्ट भी आ गया था, तो हम क्लासेस का यूज भी करते थे सी प्लस प्लस के अंदर। सेम हम यहाँ पे जावा के अंदर भी क्लासेस का यूज कर सकते हैं यूजर डिफाइंड को डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए, ठीक है। अब जावा जो है हमारी एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। अब स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज और लूजली टाइप लैंग्वेज के अंदर क्या फर्क होता है कि इसके अंदर जिस भी डेटा के साथ आपको हैंडलिंग करनी है उसको, मान लो आपने किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का वेरिएबल बना दिया, मान लो आपको एक एक्स वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है, तो आपको पहले से स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस वेरिएबल का टाइप कि ये इंट टाइप का एक्स वेरिएबल होने वाला है और ये सिर्फ इंट टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करने के कैपेबल है। इस चीज को बोलते हैं हम स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज की इसके अंदर पहले से फिक्स हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन वहीं हमारे पास कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती है जो कि लूजली टाइप्ड होती हैं। लूजली टाइप का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर कोई फिक्स नहीं रहता, रन टाइम पे ही हम जो है उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया या पाइथन जैसी लैंग्वेज हमारी लूजली टाइप लैंग्वेज कहलाती है, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल्स को मतलब किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते टाइम हमको उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है किस टाइप का डेटा हम उस वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं और उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट भी कर लेता है। तभी तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मान लो मैंने पाइथन के अंदर x इज इक्वल टू 10 लिखा, उसके बाद मैंने x के अंदर कोई नई स्ट्रिंग असाइन कर दी तो वो ऑटोमेटिकली अपने टाइप को चेंज कर लेता है। लेकिन जावा, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास जो जावा के अंदर हमको अवेलेबल रहते हैं, सबसे पहले हमारा जो डेटा टाइप अवेलेबल रहता है वो हमको रहता है बूलियन, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर हमको ये बूल में अवेलेबल रहता है, ये हमारा 1 बिट मेमोरी लेता है। यहाँ पे मैंने मेमोरी भी लिख रखी है कि अगर मैं इन सारे डेटा टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ तो वो वेरिएबल कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा हमारा। बूलियन हमारा 1 या 0 स्टोर करता है, जिसको स्टोर करने के लिए बस हमको 1 बिट चाहिए होती है, इसलिए बूलियन का जो हमारा साइज होता है वो 1 बिट होता है। उसके बाद कैर जो होता है हमारा 2 बाइट का होता है। और एक और बात यहाँ पे जावा लैंग्वेज की जो सी प्लस प्लस सी से अलग बनाती है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम जो डेटा को कोड करते थे, मतलब कि बेसिकली मान लो मेरे को कोई स्ट्रिंग को स्टोर करना है, मेरे को अपना नाम स्टोर करना है, लेकिन अल्टीमेटली वो रैम के अंदर स्टोर होने के लिए उसको हमको मैप करना पड़ता था एक एस की कोड के साथ। मतलब सी प्लस प्लस के अंदर एस की एनकोडिंग यूज होती थी। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने मतलब अल्टीमेटली हमारे रैम के अंदर जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं और उसके अंदर जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो हमारा रैम के अंदर जाके 0-1 की फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो वो हमारा 0-1 की फॉर्म में स्टोर होने से पहले अल्टीमेटली मान लो मेरे को अपना नाम ही स्टोर करना है सर्वर, तो इसके अंदर मेरे पास 6 कैरेक्टर से मिलकर बनाई है SARWAR। तो अब S के लिए एक हमारे पास इंटीजर वैल्यू अवेलेबल रहती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एस की कोड, जो सी प्लस के अंदर होता है। तो अल्टीमेटली मेरा एस का जो भी एस की कोड होता है, कोई भी इंटीजर नंबर होता है, वो इंटीजर नंबर फिर मेरा फाइनली बाइनरी में कन्वर्ट होता है और वो बाइनरी वैल्यू मेरी जाके अंदर रैम के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो रॉ डेटा था वो मेरा एनकोड हो गया बिट्स की फॉर्म में, इस चीज को हम एनकोडिंग बोलते हैं। तो जो सी प्लस लैंग्वेज होती है वो एस की एनकोडिंग को यूज करती थी, लेकिन जो जावा लैंग्वेज होती है वो यूनिकोड को यूज करती है, एस की कोड को यूज नहीं करती है, ठीक है। अब कैरेक्टर जो होता है हमारा 2 बाइट का होता है जावा के अंदर, हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर 1 बाइट का होता था। और हमारे पास एक बाइट नाम का डेटा टाइप भी होता है जो कि 1 बाइट की मेमोरी स्टोर करता है, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर ये फैसिलिटी नहीं थी, उसके अंदर अगर हमको कोई ऐसा नंबर स्टोर करना है जो कि 1 बाइट के अंदर सक्सेसफुली स्टोर हो सकता है, लेकिन फिर भी हमको उसको इंटीजर वेरिएबल बनाना पड़ता था जो कि खामखा में 2 बाइट या 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता था। तो अगर हमको पता है कि हमारा जो डेटा है वो 1 बाइट के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो हम वहां पे इंट या फिर यहाँ पे इंट या शॉर्ट मतलब इंटीजर डेटा टाइप की जगह हम बाइट डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली शॉर्ट भी एक डेटा टाइप होता है हमारा जावा के अंदर जो कि 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है। इंट जो होता है हमारा 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है। जो लॉन्ग हमारा डेटा टाइप होता है वो 8 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है। फ्लोट भी 4 बाइट की और डबल भी हमारा 8 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जो है हम अपने आगे वाले लेक्चर के अंदर जो भी हम जब आगे टॉपिक्स में बढ़ेंगे तो वहां पे वेरिएबल्स को डिफाइन करके देख ही लेंगे और इनका साइज भी वेरीफाई कर लेंगे। अब वेरिएबल्स पे हम आ जाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मैं इस लेक्चर के अंदर मैं सारी बेसिक टर्म्स ही करा रहा हूँ जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, ठीक है।
तो वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल्स बेसिकली अगर मैं नॉर्मली अगर मैथ्स के लैंग्वेज की बात करूं तो वेरिएबल हमारे जनरली वो टर्म्स होते हैं हमारे जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम वेरी कर सकती है, या फिर अगर हम मैथ्स में बात करें तो थ्रू आउट द प्रोग्राम थ्रू आउट द क्वेश्चन हम उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स हमारे बेसिकली एक जब भी हम मान लो मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर एक इंट एक्स नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर करा, ठीक है, इंट एक्स नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर करा, इसका अल्टीमेटली मतलब ये होता है कि जब मेरा प्रोग्राम जितनी टोटल मेरे प्रोग्राम की मेमोरी मेरे को रैम के अंदर मिली है उस टोटल मेमोरी के अंदर मेरे पास एक 4 बाइट का ब्लॉक फिक्स हो जाएगा जिसका नेम मेरा एक्स जो है वहां पे डिनोशन हो जाएगा। और जब भी मैं अब एक्स को डिनोट करूंगा, एक्स को यूज करूंगा, एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन करूंगा तो अल्टीमेटली मैं उस वाले मेमोरी ब्लॉक को एड्रेस कर रहा हूँ और उस वाले मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस के अंदर वैल्यूज को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, डलवा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये होता है हमारा वेरिएबल, ठीक है, जो कि हमारा शॉर्टेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल रहता है, क्योंकि जैसे ही हमारा प्रोग्राम जो होता है वो हमारे रैम से बाहर जाता है जितने भी वेरिएबल्स की मेमोरी होती है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पे हमारा इंटीजर वेरिएबल इस तरीके से यहाँ पे मैंने हर एक टाइप के डेटा को डिफाइन करके दिखा रखा है। अब कमेंट्स जो होते हैं हमारे सी प्लस के अंदर दो तरीके से हम कमेंटिंग कर सकते थे, लेकिन तीसरा टाइप हमारे पास जावा के अंदर एक नया वेरिएबल है जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल कमेंट बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली जावा को हम काफी अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं, मोबाइल साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। तो जो हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो बेसिकली सॉफ्टवेयर के बाद बनाने के बाद उनकी डॉक्यूमेंटेशन करी जाती है, तो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कुछ हमको अलग से स्पेसिफिक पॉइंट्स मेंशन करने पड़ते हैं। तो वो पॉइंट्स वगैरह मेंशन करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल का कमेंट भी जावा के अंदर अवेलेबल होता है। लाइन साइज हमारा सिंगल लाइन कमेंट जिसको बोल सकते हैं, और ब्लॉक कमेंट हमारा ब्लॉक स्टाइल कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स हमको जावा के अंदर अगर करने हैं तो हम इसके हेल्प से कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेटा टाइप की कन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो डेटा टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर डेटा टाइप जो होता है वो किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है। अब जावा जो होता है वो हमारा सिर्फ वाइडनिंग कन्वर्जन को सपोर्ट करता है, नैरोइंग कन्वर्जन को सपोर्ट नहीं करता। अब ये वाइडनिंग कन्वर्जन क्या होता है और नैरोइंग कन्वर्जन क्या होता है, बेसिकली डेटा टाइप कन्वर्जन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं, एक आता है वाइडनिंग कन्वर्जन, एक आता है नैरोइंग कन्वर्जन। वाइडनिंग कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जब एक हमारा छोटा साइज का डेटा टाइप किसी बड़े साइज में कन्वर्ट होना चाहता है, फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल अगर अगर यहाँ पे अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल लॉन्ग में कन्वर्ट होना चाहता है, मतलब कि इंटीजर 4 बाइट का है और वो लॉन्ग डेटा टाइप में कन्वर्ट होना चाहता है जो कि 8 बाइट का है, तो वो हो सकता है जावा के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई डेटा लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब कि हमारा जो 4 बाइट है अगर वो 8 बाइट में कन्वर्ट हो भी गया तो हमारे पास 4 बाइट का जो ओरिजिनल डेटा था वो एज इट इज हमारा सेफ रहेगा, ठीक है। वही अगर हम नैरोइंग कन्वर्जन की बात करते हैं तो नैरोइंग कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बड़ा डेटा टाइप का जो हमारा वेरिएबल है वो किसी छोटा डेटा टाइप में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा लॉन्ग टाइप का कोई वेरिएबल है और वो इंट टाइप में कन्वर्ट होना चाहता है तो यहाँ पे डेटा लॉस के चांसेस है, क्योंकि बाई चांस मान लो वो लॉन्ग वेरिएबल के अंदर पूरा 8 बाइट का डेटा पड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे 4 बाइट का डेटा मेरा लॉस हो जाएगा। तो जावा जो है क्योंकि एक सिक्योर लैंग्वेज होती है इसलिए ये वाला जो हमारा नैरोइंग कन्वर्जन होता है वो अलाउ नहीं करता, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर आप दोनों टाइप के कन्वर्जन को कर सकते हो, जावा के अंदर हमारे पास वाइडनिंग कन्वर्जन हम कर सकते हैं, नैरोइंग कन्वर्जन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैंने एक इंट नाम का वेरिएबल बनाया y=3, उसके बाद मैं फ्लोट के अंदर एक y नाम के वेरिएबल को असाइन कर रहा हूं, तो ये एक मेरा वाइडनिंग कन्वर्जन है, इसलिए कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि फ्लोट वेरिएबल के अंदर मैं डेसिमल तक डेटा को स्टोर कर सकता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या होगा, ये 3 जो है मेरा 3.0 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा कोई ओरिजिनल डेटा तो लॉस नहीं होगा ना। लेकिन वहीं अगर मैं फ्लोट वेरिएबल डिफाइन करता हूं 3.4f, अब अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सी प्लस के अंदर अगर हमको फ्लोटिंग वेरिएबल बनाना होता तो हम डायरेक्टली 3.4 लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको अगर फ्लोट वेरिएबल स्पेसिफाई करना है तो 3.4 के बाद आपको f भी लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप f नहीं लिखोगे तो ये 3.4 एक डबल वेरिएबल माना जाएगा, डबल वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि डबल और हमारे जो फ्लोट होता है वो दोनों ही हमारे डेसिमल वैल्यूज होती हैं, इसलिए स्पेसिफाई करने के लिए कि ये हम डबल नहीं लेना चाहते, यहाँ पे फ्लोट लेना चाहते हैं, इसलिए हमको 3.4f लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैंने फ्लोट वेरिएबल बना लिया। अगर मैं इस फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू को इंटीजर के अंदर असाइन करने की कोशिश करता हूं तो अगर मैं सी प्लस प्लस के अंदर इसको करूंगा तो मेरा y के अंदर 3 असाइन हो जाएगा, 0.4 असाइन नहीं होगा,
ठीक है। लेकिन अगर मैं जावा के अंदर इसको करने की कोशिश करूंगा तो जावा इसको अलाउ ही नहीं करेगा, वो डेटा लॉस नहीं करेगा, वो डायरेक्टली एरर शो कर देगा और बोलेगा ये हमारा नैरोइंग कन्वर्जन है और आप जावा के अंदर इस चीज को नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई जुगाड़ तो होता ही है किसी चीज को कराने के लिए, तो हम इसको एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन करके हैंडल कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली तो जावा अलाउ नहीं करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर अगर हमने यूज करा है, अगर हम उसको असाइन करने से पहले ही उसके टाइप को चेंज कर दें, मतलब कि यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दें। अब टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना टाइप कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है, एक हमारी होती है इंटरनल टाइप कास्टिंग और एक होती है हमारी एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग, या फिर हम बोले एक टाइप कास्टिंग ऐसी होती है जो कि कंपाइलर या फिर जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो ऑटोमेटिकली कर देती है। जैसे कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो रही है, मेरे को बताना नहीं पड़ रहा कि तुमको यहाँ पे x के अंदर 3 को असाइन करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करके ये ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करा है कि पहले x जिस भी डेटा टाइप का है उसको पहले इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट करो और उसके बाद जाके इसके अंदर वैल्यू को असाइन करो और इससे हमारा एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा टाइप कन्वर्जन वाला। अब यहाँ पे परमिटेड कन्वर्जन देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के कन्वर्जन हमको अवेलेबल है। बाइट को हम शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, यहाँ पे मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिखी है, क्यों, क्योंकि बाइट हमारा जो है यहाँ पे 1 बाइट का होता है और ये जितने भी इन सब में कन्वर्ट हो गए ये सारे वाइडनिंग कन्वर्जन हो गए, क्योंकि ये हमारा 2 बाइट का है, ये 4 बाइट का है, ये 8 बाइट का है, ये 4 बाइट का है और ये भी 8 बाइट का है। तो 1 बाइट हमारा अपने बड़े साइज में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा साइज का अगर डेटा टाइप की वैल्यू है, अगर वो छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट होना चाहे तो ये जावा लैंग्वेज अलाउ नहीं करता। ठीक है, सिमिलरली शॉर्ट हमारा इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में, कैर हमारा इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, इंट हमारा फ्लोट लॉन्ग डबल में, लॉन्ग हमारा फ्लोट और डबल में, और फ्लोट सिर्फ हमारा सिर्फ और सिर्फ डबल में ही कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, फ्लोट हमारा लॉन्ग में भी कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लॉन्ग के अंदर हमारे पास डेसिमल वैल्यूज नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसलिए हम फ्लोट को भी लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग हमारा डेसिमल वैल्यू सपोर्ट नहीं कर सकता। फ्लोट को सिर्फ हम डबल में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि डबल हमारा फ्लोटिंग वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यूज का सपोर्ट करता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर और जावा के और टॉपिक्स को हम शुरू करेंगे। बेसिकली अगले लेक्चर से हम जो है यहाँ पे ऊप्स के कंसेप्ट को शुरू करने वाले हैं, क्लासेस को हम देखना शुरू करेंगे, क्लासेस समझेंगे किस तरीके से जावा के अंदर हम क्लासेस को डिफाइन करते हैं, ऊप्स के कंसेप्ट देखेंगे, हम इनहेरिटेंस वगैरह चीजें अपने आगे वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।